दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के संभल शहर और संभल शहर के अंदर मौजूद है दोस्तों ये 800 साल पुराना कुआं और इसी के बिल्कुल ठीक सामने स्थित है 850 साल पुराना पेड़। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और क्या इनका इतिहास है दोनों का, ये जानकारी आज हम आपको देंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो जगह है ये संभल शहर से लगभग 2 किलोमीटर पहले जोया से संभल रोड पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी जगह है। इस कुएं को कहा जाता है कि ये कुआं 800 से 850 साल पहले हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा रहे पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था और ये पेड़ भी उन्हीं के वक्त लगाया गया था। काफ़ी ज़बरदस्त ये पेड़ है, आपको मैं दिखाऊंगा इसी ब्लॉक में। और काफ़ी पुराना ये पेड़ हो चुका है, हिंदुस्तान का सबसे पुराना पेड़ जिसको क्या पृथ्वीराज चौहान जी के शासनकाल में इसको लगाया गया था। ये जो कुआं है दोस्तों ये भी पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर लगाया गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही थी संभल। संभल एक बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर है, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, जैसे बाबर के टाइम की जामा मस्जिद, इसके अलावा तोते मैना की कब्र, संभल की ईदगाह, चक्की का पाठ और कई सारे किले संभल के अंदर मौजूद हैं। संभल शहर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक शहर रहा है और पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रहा है। तो दोस्तों यही है वो कुआं जिसको कि लगभग 850 साल पहले पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। यहाँ से लोग पानी भरकर ले जाया करते थे उस वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये कुआं है, उसी वक्त का इसका स्ट्रक्चर्स है, जिस तरह के उस टाइम कुएं बनाए गए थे। आप देख सकते हैं इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट पत्थर और कई सारी चीज़ों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। ये काफ़ी गहरा कुआं था दोस्तों, लेकिन अब तो ये कुआं पूरी तरह से ढक चुका है, इसके अंदर मिट्टी विट्टी डाल दी गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर की तरफ से किस तरह का दिखता है। ये स्थित है दोस्तों जोया से संभल रोड पे, यानी कि संभल शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले आपको ये चीज़ मिल जाएगी। वहीं पर स्थित है एक बहुत बड़ा पेड़। ये सारी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं अपने इस ब्लॉग में। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुआं जो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये सामने की तरफ है पेड़। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना ज़बरदस्त ये पेड़ है। लगभग 850 साल पहले इसको पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल के दौरान लगवाया था। ये एक हमारी आप कह सकते हैं कि धरोहर है हिंदुस्तान की, हमारे इतिहास की धरोहर है। इस तरह का जो पेड़ है 850 सालों से ये ऐसे ही खड़ा हुआ है और इसकी जड़ें आप देखिए, जड़ें कितनी मजबूत हैं। दोस्तों यहाँ को आप अकेले बिल्कुल नहीं आएँ, अगर इसको देखना चाहते हैं दिन में भी तो बिल्कुल नहीं आएँ, क्योंकि जितना बड़ा ये पेड़ है उस तरह से ही इस पे सांप वाँप भी रहते हैं और भूतों का ये भंडार है। जी हाँ दोस्तों, जिनों भूतों का ये भंडार है। यहाँ पर कहा जाता है कि रात में भूतों का मेला लगता है इस पेड़ के ऊपर। बहुत बड़ी चौड़ाई और इस पेड़ की लंबाई है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी इसके आसपास रोड बनाया जाएगा तो इससे पेड़ से हटाकर रोड को बनाया जाएगा। अब ये तो इतिहास में भी बहुत बड़ी अपने आप में काबिलियत रखता है ये पेड़। और आप देख सकते हैं कितनी मोटी जड़ें इस पेड़ की हैं, कितनी बड़ी जो टहनियाँ हैं, गुद्दे हैं, काफ़ी बड़े बड़े इसकी टहनियाँ गुद्दे यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भूतों का भंडार कहा जाता है इस पेड़ को। अकेले बिल्कुल नहीं आए, यहाँ पर चुड़ैले, भूत, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। कहा जाता है कि शाम के बाद लोग यहाँ पर कम ही निकलते हैं और इसके आसपास कम ही ठहरते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी पुराना पेड़ है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी यहाँ पर कुछ इतिहास लिखा था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये पुरानी जगह रही है अपने वक्त की। और आज हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं हमारे बहुत ही बड़े राजा रहे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, जो उन्होंने इस तरह की चीज़ें
बनवाई थी, कुआँ वगैरह या इस तरह के जो पेड़ उन्होंने लगवाए थे अपने वक्त में। बहुत बड़े राजा रहे, बहुत ही ईमानदार और सच्चे, कर्मठ और जुझारू वो राजा रहे थे अपने वक्त के, जिनको क्या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान केवल आवाज़ सुनकर टारगेट को हिट करने का हुनर रखते थे। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जी के अंदर ये बात थी कि जो आवाज़ भी सुन लेते थे दुश्मन की तो टारगेट को पूरा कर लेते थे। ये उनके अंदर हुनर था दोस्तों। वो बहुत ही अच्छे, ईमानदार और सच्चे राजा थे। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। इनका जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ था। 1177 में पृथ्वीराज चौहान ने राजगद्दी पर अपने पैर जमाए और एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे। उन्होंने ही राजस्थान में सबसे ताकतवर किंगडम स्थापित किया। यूँ तो पृथ्वीराज चौहान कई मायनों में अपने विरोधियों से ताकतवर और प्रसिद्ध थे, लेकिन एक खासियत ऐसी थी जो उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी, और वे खासियत थी आवाज़ सुनकर टारगेट को हिट करना। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जी सिर्फ आवाज़ सुन लेते थे और टारगेट को हिट कर देते थे। पृथ्वीराज चौहान आवाज़ के ज़रिए अपने टारगेट को हिट करते थे। पृथ्वीराज चौहान के विषय में कहा जाता है वे एक शिक्षित और बेहद आकर्षक राजा थे जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। वे इतिहास, गणित, मेडिसिन, मिलिट्री और पेंटिंग जैसे विषयों में माहिर थे। तीरंदाजी में तो पृथ्वीराज जी का कोई मुकाबला ही नहीं था। वे लगभग 1177 में सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्हें एक राज्य विरासत में मिला जो उत्तर में थानेसर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। थानेसर कभी 7वीं शताब्दी के शासक हर्ष की राजधानी थी। कुछ वर्षों में उन्हें प्रशासन पर निरंतर ग्रहण कर लिया। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उनका पहला विद्रोह नागा अर्जुन नाम के अपने चचेरे भाई से हुआ था। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा किया था। विद्रोह को पृथ्वीराज ने कुचल दिया। उन्होंने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र के साथ भी संघर्ष किया। जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती और क्षेत्रीय विस्तार की तलाश पर अंकुश लगाना चाहते थे। पृथ्वीराज और उनके शत्रु जयचंद्र की बेटी संयुक्ता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान एक रोमांटिक और डैशिंग जनरल के रूप में प्रसिद्ध थे। उस समय घोर, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में घोर है, मोहम्मद गोरी उत्तर भारत में अपना अधिकार का दावा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे सिंध, मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर गजना और घूर के अपने प्रस्ताव को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहते थे। 1190 में अंत में मोहम्मद गोरी ने भटिंडा पर कब्जा कर लिया। भटिंडा ने पृथ्वीराज के साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। मोहम्मद गोरी द्वारा सीमा पर छापेमारी तेजी से बढ़ गई, इसलिए दिल्ली में चौहान के प्रतिनिधियों ने पृथ्वीराज से सहायता का अनुरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज ने तुरंत मोहम्मद गोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारी जानकारी आपको देंगे हम अपने ब्लॉग में पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गोरी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।